बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने कुछ चीज़ें कवर की हैं। अब 3.2 है, इसमें ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम के सवाल हैं। तो जैसे ही आपके सामने मौजूद भी है, पहला सवाल ही वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे शो किया जा रहा है। तो वर्ड प्रॉब्लम को अच्छी तरह पहले समझना है। सेट बिल्डर फॉर्म पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ के आए हैं। एक्स स्टेट एक्स, इस तरह की बहुत सी फॉर्म पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं। इनको समझ के पहले इससे टेबलर फॉर्म बनानी है। तो पहले स्टेटमेंट को गौर से समझें किसी भी सवाल को हल करने के लिए, उसके बाद उसके आप टेबलर फॉर्म बना के फिर उसको सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं ज़्यादातर तकरीबन इसी किस्म के। जैसे कि पहला सवाल है, उसने कहा यूनिवर्सल सेट आपके पास u इक्वल लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। ये दो के मल्टीपल होने चाहिए। और दो के मल्टीपल कहाँ से कहाँ तक लिखनी है, आगे लिमिट भी बताई है 0 से लेके 30 तक, लेकिन 0 शामिल नहीं करना क्योंकि 0 के नीचे यहाँ पे देखें सीधी लाइन नहीं लगी हुई। 30 के साथ जो साइन है उसके नीचे सीधी लाइन लगी हुई है, इसका मतलब 30 शामिल है, लेकिन 0 शामिल नहीं करना। दो के मल्टीपल्स लिखने थे हमने। उसके बाद ए वाला सेट है मल्टीपल्स ऑफ 6 कह रहा है, बी का सेट है मल्टीपल्स ऑफ 8 कह रहा है, लेकिन इसमें लिमिट तो नहीं बताई हुई। लेकिन एक बात याद रखनी है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जितनी वैल्यू आ गई, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जितनी वैल्यू आ गई, फिर ए और बी के अंदर वैल्यू हमेशा उससे छोटी ही लिखी जाएंगी। ए और बी वाले सेट के अंदर आप बड़ी वैल्यू नहीं लिख सकते, यूनिवर्सल सेट से बड़ी वैल्यू नहीं लिख सकते। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 बी आपके कहाँ तक बनेंगे, 30 तक ही लिखे जाएंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही 30 तक था। इसी तरह 8 के मल्टीपल्स भी 30 तक ही लिखे जाएंगे। उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट शुरू हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। ये ए और बी जो दो सेट हैं इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो दूसरा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। इंटरसेक्शन यूनियन सारा छोटी क्लासों में सीख के आए हैं, अब वो दोबारा से चीज़ें आएंगी। ड्रा वेन डायग्राम, और फिर एक वेन डायग्राम बनाओ। अब इन सवालों में वेन डायग्राम का एक नई चीज़ है, पहले छोटी क्लासों में भी मौजूद है, फिर वही चीज़ दोबारा से आ गई है। तो इसको कैसे सवाल को हल करना है वो देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहला सवाल मौजूद है। ये यूनिवर्सल सेट ए वाला सेट और बी वाले सेट हमें दिए गए थे बुक के अंदर, सारे टेबलर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है। इनको सबसे पहले टेबलर फॉर्म के अंदर बदलते हैं। इन टेबलर फॉर्म, अगर इनको टेबलर फॉर्म के अंदर बदलना है तो यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल हो जाएगा। उसने कहा था यूनिवर्सल सेट में मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखें, लेकिन मल्टीपल ऑफ 2 कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 30 तक, और 0 शामिल नहीं करना क्योंकि 0 के नीचे यहाँ पे लाइन नहीं लगी हुई। तो फिर पहला मल्टीपल 2 का जो आपके पास बनेगा वो 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8, इस तरह सो ऑन चलते चलते 30 तक आपने 2 के मल्टीपल्स लिखने थे। उसके बाद ए वाला सेट शुरू हो जाएगा, इसको टेबुलर फॉर्म में बदलते हैं और यहाँ से ही आपका फर्स्ट पार्ट भी शुरू हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर यही पूछा गया था कि ए और बी जो दो सेट हैं इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, इनको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, कह रहा है 6 के मल्टीपल्स लिखो, लेकिन लिमिट कोई नहीं है। 6 वन ज़ा 6 होता है, 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 13, 6 फोर ज़ा 24, 6 फाइव ज़ा 30, आगे 6 सिक्स ज़ा 36। लेकिन हम यहाँ पे रुक जाएंगे, उसकी वजह क्या है कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास 30 तक था। तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। आपके जो भी छोटे सेट होंगे, ए और बी जितने भी सेट होंगे, वो यूनिवर्सल सेट से बड़े नहीं लिखने कभी भी। उनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो यूनिवर्सल सेट के अंदर शामिल ना हो। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होना चाहिए। इसने लिमिट तो नहीं थी बताई, मल्टीपल ऑफ 6 तो बहुत ज़्यादा, हम 36 भी लिख सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट क्या करेगा, उनको बाउंड कर देगा। अब आप 30 से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। तो ये सेट ए की टेबलर फॉर्म थी। अब बी वाले की टेबलर फॉर्म लिखते हैं, उसमें मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखने हैं। 1 ज़ा 8 हो गया, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24। तो ये यहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि 8 फोर ज़ा 32 हो जाएगा, और वो भी यूनिवर्सल सेट से बड़ा वैल्यू आ जाएगी। 30 से आप आगे नहीं जा सकते। तो आपका ये सेट भी यहाँ पे ही रुक जाएगा। यूनिवर्सल सेट से आगे आप कभी भी कोई वैल्यू नहीं लिख सकते। तो ये फर्स्ट पार्ट था सवाल का जो कि हमने सॉल्व कर लिया। इसी सवाल का सेकंड पार्ट है, उसमें पूछ रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करके दो। अब ए इंटरसेक्शन है बी क्या होता है ये छोटी क्लासों में पढ़ा है, यहाँ पे भी फाइंड करते हैं एक दफ़ा। ए इंटरसेक्शन बी, आपने सबसे पहले ए वाला सेट लिखना है।
उसके अंदर 6, 12, 18, 24, 30 तक सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इंटरसेक्शन लगाना है, बी वाला सेट लिखना है 8, 16 और 24। इन दोनों का इंटरसेक्शन कह रहा है। इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू ये सिंबल होता है उसका। इंटरसेक्शन में करना होता है, दोनों सेटों के अंदर देखना होता है कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो कॉमन एलिमेंट अभी फ़िलहाल जो हमारे पास मौजूद है वो है 24। तो आपने यहाँ पे 24 लिख देना है, और कोई कॉमन है ही नहीं था। 24 इस सेट के अंदर भी है और इस सेट के अंदर भी है, उसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो दोनों सेटों के अंदर हो। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है ड्रा अ वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम बनाए। अब वेन डायग्राम क्या होती है और इसको किस तरह ड्रा करना है, उसका सिंपल सा तरीका समझाता हूँ। वो आपने समझना है और उस तरह उनको हल करना है हर दफ़ा ही जब भी वेन डायग्राम का सवाल आएगा। सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल के साइड पे यहाँ पे यू लिख देना है, यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है जो रेक्टेंगल होता है। और रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल बनाएंगे हम, वो सर्कल जुड़े हुए भी हो सकते हैं, अलहदा-अलहदा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो हमें सेट ए और बी दिए गए हैं वो किस तरह के हैं। ये जो हमारे पास सेट ए था और सेट बी था, अब देखना ये है कि सेट ए और बी के अंदर क्या कोई कॉमन एलिमेंट तो नहीं है। अगर दोनों सेटों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो सर्कल अलहदा-अलहदा बनते हैं, वो जुड़ेंगे नहीं आपस में। ए वाला सर्कल अलहदा बनेगा, बी वाला अलहदा बनेगा। लेकिन अगर कॉमन एलिमेंट हुआ, जैसे कि 24 इसके अंदर भी है, 24 इसके अंदर भी है, तो फिर जो सर्कल बनेंगे वो जुड़े हुए होने चाहिए, कॉमन एलिमेंट की जगह बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो सर्कल बनाएंगे। कंपास से आपने दो सर्कल बना लेनी है। यहाँ पे मैं हाथ से बनाने लगा हूँ, आपने कंपास यूज़ कर लेनी है। ए वाला सर्कल बनाएंगे और उसके साथ बी वाला सर्कल बनाएंगे। इसके ऊपर ए लिख लेते हैं, इसके ऊपर बी। ये सेट को शो करते हैं, जो सर्कल होते हैं वो सेट को शो करते हैं। यूनिवर्सल सेट वो रेक्टेंगल को शो करता है। अब हमने देखना था कि ए और बी के अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे और सर्कल जोड़े क्यों है। मैंने यहाँ से यहाँ पे ये जो कॉमन स्पेस आई है इसके अंदर कॉमन एलिमेंट लिखना है जो ए और बी दोनों के अंदर मौजूद होगा। तो ए वाले सेट के अंदर भी 24 मौजूद है, बी वाले के अंदर भी 24 मौजूद है। तो ये जो कॉमन जगह है आपने यहाँ पे 24 लिख लेना है। ये ऐसी जगह होगी जहाँ पे कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे। उसके बाद हम देखें, ए वाले सेट के अंदर 24 तो हमने लिख लिया, लेकिन ए वाले सेट के अंदर और भी चार एलिमेंट मौजूद हैं, 6, 12, 18 और 30। 24 कवर कर चुके हैं, तो बाकी ए के अंदर ये चार एलिमेंट जो हैं ये अभी भी लिखे जाएंगे। तो यानी आपने ए के अंदर 6, 12, 18, उसके बाद 24 था जो कि लिखा गया था 30। ये ए वाले सर्कल के सारे एलिमेंट्स हमने पूरे कर दिए जो कि ए वाले सेट के अंदर मौजूद थे। ए वाले सेट के अंदर 5 एलिमेंट थे, 6 के मल्टीपल्स थे। तो देखें यहाँ पे भी जब हमने ए वाला सर्कल बनाया उसके अंदर भी 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है, लेकिन 24 कॉमन के अंदर लिखना था वो हम पहले लिख चुके थे, इसलिए दोबारा नहीं लिखना। सर्कल के अंदर या सेट के अंदर एक एलिमेंट एक दफ़ा ही आता है। उसके बाद इसमें बी वाला सेट है जिसके अंदर 8, 16 और 24 मौजूद था। 24 तो हमने पहले लिख लिया था, तो मतलब बाकी 8 और 16 की जगह बची बी के लिए। अब ये ए और बी वाले सेट तो हमने पूरे कर लिए, ए के सारे एलिमेंट भी पूरे हो गए, बी के भी सारे एलिमेंट पूरे हो गए। अब अगली चीज़ ये है, जहाँ से भी देख लें 6, 12, 18, 24, 30 ये सारे लिखे जा चुके हैं, और 8, 16 और 24 ये भी सारे बी के एलिमेंट भी लिखे जा चुके हैं। अब यूनिवर्सल सेट को पूरा करना होता है। यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे वो हमने ऊपर लिखे थे। यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 के मल्टीपल्स हैं सारे, और 2 से लेके 30 तक है वहाँ पे 2 के मल्टीपल्स। तो देखना ये है कि जो ए और बी के अंदर एलिमेंट नहीं आए वो फिर सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होंगे, वो रेक्टेंगल के अंदर तो लिखने हैं। तो आपने यहाँ से कहीं पे भी लिखना है, इधर से शुरू कर लें, इधर से शुरू कर लें, कोई मसला नहीं। 2 लिखा, 4 लिखा, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 अंदर मौजूद है, 8 भी मौजूद है। उसके बाद 2 का मल्टीपल्स 10 होता है, 12 हो चुका है। 12 के बाद 2 7 ज़ा 14 होता है, 14 कहीं पे भी नहीं है। 16 है था, 18 है था, 2 10 ज़ा 20 कहीं पे नहीं है। उसके बाद 22 किसी सेट के अंदर नहीं है। 24 है तो उसको छोड़ दें। 24 के बाद 26 दोनों के अंदर नहीं है। उसके बाद 28 भी दोनों के अंदर नहीं है। उसके बाद 30 आना था, 2 का मल्टीपल वो अंदर मौजूद है। तो इस तरह यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट भी पूरे हो जाएंगे। आपने देख लेना है ए और बी के अंदर जो एलिमेंट आ गए वो दोबारा बाहर नहीं लिखने, फिर वो यूनिवर्सल सेट सब टोटल को ही शो करता है, बाहर वाली स्पेस को भी, ए और बी वाली स्पेस को भी।
तो सारे 2 के मल्टीपल्स हमारे पास यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। 2 से लेके 30 तक सारे ही अंदर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद थे। तो ये था पहले सवाल का कंप्लीट जवाब। अच्छा जी, उसके बाद ये सेकंड वाला सवाल हमारे पास बुक के मौजूद है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, कह रहा है इंटीजर लिखो, लेकिन इंटीजर कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 से लेके 150 तक। अब 0 के नीचे यहाँ पे जो साइन है उसके नीचे लाइन नहीं है सीधी, इसका मतलब 0 शामिल नहीं करना इसके अंदर हमने। तो 0 के बाद अगला नंबर 1 होगा, यानी 1 से लेके 150 तक हमारे पास ये मौजूद है। तो सबसे पहला काम वही करेंगे कि इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तीनों सेट्स को। यूनिवर्सल सेट की टेबुलर फॉर्म के इंटीजर लिखने थे, अब इंटीजर प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं, लेकिन यहाँ उसने सिर्फ इतने कहा है कि 0 से लेके 150 तक लिखते हैं, लेकिन 0 को भी शामिल नहीं करना, नीचे लाइन नहीं है। तो 0 के बाद अगला इंटीजर हमारे पास 1 होता है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन चलते चलते हम 150 तक लिख सकते हैं। और 150 को शामिल करना था क्योंकि उसके नीचे लाइन लगी हुई है। अब इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे क्योंकि वो 0 से पीछे होते हैं। ये 0 के बाद वाले सारे नंबर थे, 0 से लेकर 150 तक सारे पॉजिटिव नंबर ही होंगे, नेगेटिव नंबर खुद ही ख़त्म कर दिए उसने। उसके बाद जी वाला सेट है, इसको टेबुलर फॉर्म में करते हैं और यहाँ से ही आपका फर्स्ट पार्ट भी शुरू हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया कि कन्वर्ट करें जी और एच को टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो टेबुलर फॉर्म देखते हैं इसकी क्या बनती है। ये 2 की पावर m लिखी हुई है और m कह रहा है फॉर इंटीजर m क्या है? वो एक इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 की पावर 0 रखनी है। तो 2 की पावर 0 किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास? वो दरअसल 1 के इक्वल आ जाएगी। तो बेशक आप डायरेक्ट भी लिख लें, नहीं तो अगर एक स्टेप ज़्यादा करना है तो फिर इस तरह से बनेगा। हमें वो पावर खुद बता रहा है m, उसने कहा 2 की पावर m, यानी हमारे पास इसमें जो नंबर होंगे वो सारे 2 की पावर के नंबर होंगे, 2 की पावर से ही बनेंगे वो। और उसने हमें आगे ये भी बता दिया कि आप m को यूज़ करोगे, m क्या होगा? m इंटीजर होगा। अब इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी मौजूद होते हैं। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले हमने 2 की पावर 0 रखनी है, उसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सो ऑन चलते जाएंगे जब तक कि आपकी जो पावर है वो सॉल्व होके 150 से ज़्यादा ना हो जाए। अभी मैंने पिछले सवाल में समझाया था जी और एच जो सेट बनते हैं वो यूनिवर्सल सेट से छोटे रखते हैं। 2 की पावर 3 8 होती है, 2 की पावर 4 16, इसी तरह 32 64 और 2 की पावर 7 128 होता है। 2 की पावर 8 निकालेंगे तो वो 256 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ तक ही इसको लिख सकते हैं। आप बेशक ये स्टेप ना भी लिखें, आप डायरेक्ट जी को टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से जैसे मैं अब लिखने लगा हूँ। 2 की पावर 0 1 की इक्वल होती है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 16 32 64 128। ये जी को मैंने सिंप्लीफाई किया। और पावर में क्यों लिखा था? क्योंकि उसने हमें जो कहा था वो 2 की पावर m में उस सेट को हम लिख सकते हैं। और पावर का उसने बताया पावर क्या रखनी है? इंटीजर m जो होगा वो एक इंटीजर होगा। अब इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किस्म के नंबर मौजूद हैं। यहाँ पे तो मैंने 0 से शुरू किया है और नेगेटिव नंबर मैंने कोई भी ना लिया। उसकी क्या वजह है? अगर हम 2 की पावर -1 लें, इधर साइड पे करने लगे हैं, अगर 2 की पावर -1 लें, अब ये नया नेगेटिव पावर, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है? इसको ओवर के नीचे, इसके ओवर के नीचे लिखना होता है इस तरह से। तो फिर ये 2 की पावर 1 बन जाएगी। अब नेगेटिव पावर थी, ओवर में जाके वो 1 बन जाएगी और इसका जवाब आ गया 1/2। अब 1/2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? अगर वो कैलकुलेटर से आप करेंगे 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0.5 आएगा इस तरह से। और 0.5 जो अब इंटीजर ही नहीं है, तो इसलिए आप नेगेटिव पावर यूज़ ही नहीं कर सकते। यहाँ पे कैलकुलेटर पे भी करके दिखा देते हैं। अगर हम 2 की पावर -1 लिखें तो जवाब आता है 1/2 और उसको कन्वर्ट करें तो वो बन जाता है 0.5, यानी 2 की पावर -1 इक्वल है 0.5 के। जैसे ये मैंने सॉल्व भी करके यहाँ पे बता दिया रजिस्टर पे। 2 की पावर -1 इक्वल होगी 0.5 का। 0.5 इंटीजर ही नहीं है, इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर मौजूद हैं, लेकिन वो पूरे नंबर होते हैं, यानी +2 +3 या -2 -3, पॉइंट वाले नंबर इंटीजर नहीं होते। तो इस वजह से हम नेगेटिव पावर यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। हमने 0 से शुरू किया था, उसके बाद सारे पॉजिटिव पावर यूज़ किए हैं।
और पॉजिटिव पावर भी कहाँ तक यूज़ करेंगे, जहाँ तक उसका जवाब जो है वो यूनिवर्सल सेट से आगे ना गुजर जाए, यानी यूनिवर्सल सेट के पीछे पीछे रहना है। मैंने 2 की पावर 7 तक रखा था। अगर 2 की पावर 8 लिख दें तो 2 की पावर 8 होता है 256, और 256 का क्या होगा कि वो 150 से आगे गुजर जाएगा। यूनिवर्सल सेट से आगे नहीं गुजरना हमने, उससे छोटे सेट ही होते हैं जो भी सेट नेक्स्ट बनते हैं। एच वाला कह रहा है एक्स स्टेट एक्स इज अ स्केयर, यानी अब कह रहा है स्केयर नंबर वाला सेट बनाओ। स्केयर नंबर कौन कौन से हैं, जैसे 1 है तो 1 का स्केयर कितना होगा आपके पास। 1 का स्केयर दरअसल वो खुद ही 1 बन जाता है। इसी तरह इधर कर लेते हैं 1 का स्केयर जो कि 1 होगा, 2 का स्केयर जो कि 4 बन जाएगा। तो स्केयर नंबर ये वाले नंबर है, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 होगा, 5 का स्केयर 25 होगा, इसी तरह 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, सो चलते जाना जब तक कि 150 ना आ जाए। इसका बस ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट से आगे नहीं गुजरना। 8 का स्केयर हमने लिखा था 64, 9 का स्केयर 81 होता है, 9 के स्केयर बाद 10 का स्केयर 100 हो जाएगा, 11 का स्केयर 121 हो जाएगा, और फिर अगर आप 12 का स्केयर निकालें तो वो 144 हो जाएगा। यहाँ तक आप लिख सकते हैं 12 के स्केयर तक। 12 का स्केयर 144। अगर आप 13 का स्केयर निकालें तो वो बन जाएगा 169, और 169 हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो 150 से आगे गुजर जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट से बड़ा सेट नहीं बन सकता। तो ये जी और एच दोनों की मैंने टेबुलर फॉर्म बना लिया। ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा था जी की टेबुलर फॉर्म क्या होगी और एच की टेबुलर फॉर्म क्या होगी। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है, पूछ रहा है जी यूनियन एच फाइंड करके दो जी यूनियन एच। पिछले साल में इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन पूछ लिया। अब यूनियन में क्या करना होता है, ये यू का सिंबल आपने तकरीबन बनाना है इस तरह से। सबसे पहले जी वाला सेट लिखेंगे जो हमने निकाला है अभी, उसके बाद यूनियन लगा के एच वाला सेट लिखेंगे। यहाँ थोड़ी जगह कम है, इस वजह से मैं ज़रा नीचे लिखने लगा हूँ। ये मैंने जी वाला सेट लिखा, अंदर यूनियन का सिंबल लगा के आगे उसके एच वाला सेट लिख लिया। अब आप यूनियन कैसे निकालते हैं। यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेटों को जोड़ना होता है एक तरतीब के साथ, यानी छोटे से बड़े एलिमेंट देखते जाने हैं और उसको लिखते जाना है। अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट के अंदर आया तो वो एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। अब देखें 1 दोनों सेटों के अंदर मौजूद है, लेकिन 1 लिखा एक दफ़ा ही जाना है। 1 के बाद 2 है, उसके बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, लेकिन 8 के बाद 16 है, लेकिन यहाँ पे देखें तो 9 भी मौजूद है, तो 8 के बाद 9 ही अगला नंबर बनता है। तरतीब से लिखने हैं, दोनों सेटों में देखते जाए। 9 के बाद 16, उसके बाद 16 के बाद यहाँ पे 25 मौजूद है, फिर यहाँ पे 32 मौजूद है, 32 के बाद यहाँ पे 36 मौजूद है, फिर 49 मौजूद है, 49 के बाद 64 आ गया था जो कि इस सेट के अंदर भी है। 64 के बाद आ गया आपके पास 81, उसके बाद 100, उसके बाद 121 आ जाएगा, फिर ये 128 जो जी वाले सेट के अंदर मौजूद है, और फिर लास्ट पे 144। ये आपका होगा जी यूनियन एच का जवाब। ये था इसका सेकंड पार्ट। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, पूछ रहा है फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। जी और एच का इंटरसेक्शन निकाल के दें। तो इंटरसेक्शन अभी पीछे भी निकाला है, वही काम दोबारा करेंगे। ये आपका जी यूनियन एच था। इसमें जी वाला सेट लिखते हैं, इंटरसेक्शन लगा के एच वाला सेट। हम दो सेटों का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं अभी पीछे बताया है। इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपने दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट देखना होता है कौन कौन सा है। तो इस और इस सेट के अंदर देखें, जी वाले सेट के अंदर और ये एच वाले सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है वो ढूंढने हैं।
जैसे 1 दोनों के अंदर मौजूद है वो लिख लिया, उसके बाद 4 दोनों के अंदर मौजूद है वो लिखेंगे, 8 उधर मौजूद नहीं है, 16 दोनों के अंदर मौजूद है वो लिख लिया, 16 के बाद 32 नहीं है, 64 दोनों सेटों के अंदर मौजूद है आपके पास, 64 लिख लें, उसके बाद 128 उधर नहीं है। तो आपका ये जो जी इंटरसेक्शन एच का जवाब होगा वो यहाँ तक ही होगा। ये वो कॉमन एलिमेंट हैं जो कि दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं। तो ये आपका सेकंड वाला सवाल सारा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये थर्ड पार्ट मौजूद है, कह रहा है पी एक्स एच एट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर लिखें, लेकिन कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 20 तक जो प्राइम नंबर हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले इसको टेबलर फॉर्म में बदलते हैं। अभी इस सवाल के दो पार्ट हैं, इसने टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करने को कहा तो नहीं हुआ हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर, लेकिन फिर भी हम अपनी आसानी के लिए इन दोनों को टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर ही हम इसका यूनियन या इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अगला पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट यूनियन वाला ही है, तो उसके लिए पहले टेबलर फॉर्म होनी ज़रूरी है। तो पी वाले सेट को देखें, प्राइम नंबर लिखने हैं। प्राइम नंबर में याद रखना 1 नहीं आएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं हमेशा। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये वो प्राइम नंबर हैं जो 0 से लेके 20 तक हैं। उसके बाद क्यू वाला सेट, डिवाइज़र ऑफ 210, डिवाइज़र ऑफ 210 पूछ रहा है, लेकिन कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 20 तक लिखने हैं डिवाइज़र। तो डिवाइज़र निकालने का तरीका क्या होता है वो पहले भी पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी समझाया था 3.1 के अंदर, यहाँ फिर से दोबारा आ गया। तो इधर साइड पे करते हैं हम 210 के डिवाइज़र। पहले तो देखना है कि 210 आता किस किस टेबल में है। अगर हम इसको 1 पे डिवाइड करें तो 1 से 210 आ जाएगा, यानी 1 और 210 को मल्टीप्लाई करके 210 ही बनेगा। अब इसी 210 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 2 पे डिवाइड किया तो 105 आ गया, यानी 2 और 105 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उससे भी 210 ही आएगा, 210 ही आएगा। उसके बाद 3 पे डिवाइड किया तो 3 से 70 बना, यानी 3 मल्टीप्लाई 70, ये बन जाएगा 210 के इक्वल। 4 पे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड नहीं होता। 5 पे डिवाइड किया तो 5 और 42, यानी कि 5 को अगर हम 42 से मल्टीप्लाई करें तो उससे भी 210 बन गया। उसके बाद 6 पे डिवाइड करना है, 6 मल्टीप्लाई 35। 7 पे डिवाइड किया तो 7 मल्टीप्लाई 30। 8 पे डिवाइड नहीं हुआ पूरा पूरा, 9 पे भी नहीं डिवाइड हो रहा। उसके बाद 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 21। उसके बाद 11 पे अगर डिवाइड करेंगे तो नहीं डिवाइड हो रहा फिलहाल। 12, 13, 14 पे अगर डिवाइड करें तो उससे 15 बन रहा है, और 14 और 15 को मल्टीप्लाई करके 210 बन जाएगा। अगर 15 पे डिवाइड करें तो 15 से 14 आ गया, यानी कि अब ये रिपीट होना शुरू हुआ है, और जहाँ पे नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए वहाँ पे आपने रुक जाना है। 14 और 15 दोबारा से आ गए हैं, तो इससे आगे करने का फ़ायदा कोई नहीं। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितने मैंने नंबर लिखे हैं ये सारे 210 के डिवाइज़र हैं, लेकिन हमें 210 के डिवाइज़र तो कहे थे उसने, लेकिन कहाँ से लेके कहाँ तक, उसने कहा था 0 से लेकर 20 तक लिखने हैं डिवाइज़र। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 0 तो शामिल ही नहीं ना है, फिर नीचे लाइन ही नहीं है, तो पहला डिवाइज़र 1 से शुरू होगा। 1 लिखा, उसके बाद 2, 3, 3 के बाद ये 5, 6, 7, 10, इसके बाद 14 तक ये सारी लाइन लिख ली हमने। 14 के बाद इस साइड को काउंट करना शुरू कर, 14 के बाद अगला डिवाइज़र यहाँ पे 15 मौजूद है, 15 के बाद ये है, उसके बाद 21 आ जाएगा, और बाकी जितने भी उसके डिवाइज़र हैं वो सारे 20 से बड़े ही हैं। लेकिन उसने हमें कंडीशन कहाँ तक बताई है, आप 0 से लेकर 20 तक डिवाइज़र लिख सकते हैं। तो 20 तक आपके पास इतने ही बनेंगे, 15 तक। 15 के बाद अगला डिवाइज़र 21 आ रहा है, जो कि हम लिख नहीं सकते इस कंडीशन की वजह से। तो आपका ये सेट यहाँ पे ही रुक जाएगा। अब इसका आगे फर्स्ट पार्ट शुरू होगा, जिसके अंदर पूछ रहा था पी यूनियन क्यू फाइंड करो। तो पी यूनियन क्यू अगर निकालना है तो पी वाला सेट लिखना है, उसके बाद यूनियन का साइन लगा के क्यू वाला सेट लिखेंगे। अब अगर पी यूनियन क्यू करना है तो दोनों सेटों को जोड़ के लिखना है।
अच्छा, अब इनको तरतीब के साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट 1 मौजूद है, 1 लिखेंगे। उसके बाद ये 2, 3, उसके बाद 5 दोनों के अंदर ही मौजूद था, वो एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। 6 है यहाँ पे, 7, 7 के बाद ये 10, 11, 13, 14, 15, 16 मौजूद ही नहीं है किसी में। उसके बाद 17 मौजूद है, 19 मौजूद है। तो ये इन दोनों सेटों का यूनियन आ जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो पहले पी इंटरसेक्शन क्यू लिखते हैं, पी वाला सेट लिखते हैं। यही है जो मैंने पहले लिखा था, 2, 3, 5, 7, या प्राइम नंबर 20 से छोटे। के बाद इंटरसेक्शन, फिर क्यू वाला सेट लिखेंगे जो ये वाला सेट था, 210 के जो डिवाइज़र थे। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में लिखने होते हैं कॉमन एलिमेंट। तो देखना दोनों के अंदर कॉमन क्या है। जैसे ये 2 दोनों के अंदर मौजूद है, तो ये वाला 2 लिखेंगे। उसके बाद ये 3 दोनों के अंदर मौजूद है, 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 दोनों के अंदर मौजूद है, 5 लिखेंगे। उसके बाद ये 7 दोनों के अंदर मौजूद था। उसके बाद 11 उस साइड पे है ही नहीं, 17 भी उधर नहीं है, 19 भी उधर नहीं है। मतलब इसका जो जवाब है वो यहाँ पे ही क्लोज कर देंगे हम। कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेटों के अंदर कॉमन थे वो सिर्फ ये 4 ही थे, 2, 3, 5 और 7। तो ये थर्ड वाला सवाल आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये 4 वाला सवाल है, वेरीफाई कॉमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कह रहा है कॉमोडिटी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो। कॉमोडिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो सेट से मिलके बनती है। ए और बी, कोई से दो सेट इसके अंदर रखनी है, दो नंबरों से मिलके बनती है। कमोडिटी प्रॉपर्टी पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी, ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के। लेकिन यहाँ पे कमोडिटी प्रॉपर्टी किसके लिहाज से पूछी है? यूनियन और इंटरसेक्शन। तो अब क्या प्रूव करना है हमने कि ए यूनियन बी वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के। तो वो यूनियन वाली प्रूव हो जाएगी। इसी तरह इंटरसेक्शन वाली भी प्रूव करेंगे, उसमें इंटरसेक्शन लगा देंगे। अच्छा जी, सबसे पहले कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखनी है आपने। यहाँ पे कमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो यूनियन वाली कॉमोडिटी प्रॉपर्टी क्या होगी? ए यूनियन बी वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के। यानी जो ए यूनियन बी का जवाब आएगा वही बी यूनियन ए का जवाब भी होना चाहिए। तो फिर कॉमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपकी प्रूव हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो ए यूनियन बी को लिखने से लिए आपको ए वाला सेट लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5 लिखा। यूनियन लगा के बी वाला सेट लिख देना है, 4, 6, 8 और 10 इक्वल। अब बी पहले है दूसरी साइड पे, तो बी वाला सेट पहले लिखा जाएगा। बी वाला सेट आपके पास है 4, 6, 8 और 10 यूनियन। फिर ए वाला सेट दूसरे नंबर पे है, तो ए वाला सेट था आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5। ये मैंने ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों सेट लिख लिए, लेकिन तरतीब देख लें, बी पहले तो बी पहले, ए बाद में है तो ए बाद में ही लिखा जाएगा। अब यूनियन है, तो यूनियन में दोनों सेटों को जोड़ना होता है। छोटे एलिमेंट से शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ये दोनों सेटों का मैंने यूनियन निकाल लिया। दूसरी साइड पे चलते हैं। इधर सबसे छोटा एलिमेंट देखें, इधर मौजूद है 1। उसके बाद 2 मौजूद है, तो लिखना शुरू करते हैं एक तरतीब के साथ। 5 तक लिख लिया, उसके बाद 6, 8 और 10 ये दूसरे सेट के अंदर मौजूद है। तो देखें क्या दोनों साइडों का जवाब एक जैसा ही है। हमने ए यूनियन बी को इक्वल साबित किया है बी यूनियन ए के। तो ये कमोडिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? यूनियन के लिहाज से साइडों का जवाब इक्वल आना चाहिए था, दोनों साइडों का। उसके बाद इसी पार्ट की कमोडिटी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है इंटरसेक्शन के लिहाज से भी। ये भी फर्स्ट पार्ट ही है। यूनियन के लिहाज से हमने इसको प्रूव कर लिया, अब इसी को इंटरसेक्शन के लिहाज से भी प्रूव करना है। तो दोबारा से वही सेट लिखेंगे। ए वाला सेट 1, 2, 3, 4, 5 था, और बी वाला सेट जो उसने हमें दिया हुआ है बुक के अंदर वो है 4, 6, 8 और 10। ये लिख लिए। अब इसमें बी वाला सेट पहले लिखेंगे, 4, 6, 8, 10 लिख लिया। इंटरसेक्शन ए वाला सेट बाद में लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन है, पहले यूनियन था, अब कॉमोडिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करने लगे हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन एलिमेंट देखने हैं, दोनों सेटों के अंदर कॉमन क्या मौजूद है। तो यहाँ पे देखें कि 4 दोनों के अंदर ही मौजूद है, तो आप यहाँ पे 4 लिख लिया, उसके अलावा तो कोई कॉमन है नहीं।
तो दूसरी साइड को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे भी देखें तो दोनों सेटों के अंदर ये 4 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर मौजूद है, तो इसका जवाब भी 4 ही होगा। तो फिर से दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो ये कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो चुकी है। उसके बाद इसी सवाल का सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है। उसमें उसने सेट चेंज कर दिए। अब एक n वाला सेट दिया हुआ है और एक z वाला सेट दिया हुआ है। कह रहा है ये दो सेट यूज़ करो और कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से प्रूव करो। तो सबसे पहले कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी ही सेट मौजूद है n और z, तो अब इनको आपने सिंपल यूनियन या इंटरसेक्शन बताना है, लेकिन n वाला सेट बेशक थोड़ा सा लेट करके भी किया जा सकता है। यानी कि हमने क्या करना है, n यूनियन z और दूसरी साइड पे z यूनियन n। एक साइड पे नेचुरल यूनियन इंटीजर और दूसरे इंटीजर यूनियन नेचुरल नंबर्स हैं। तो बेशक आप इसको नेचुरल नंबर थोड़े से लिख लें क्योंकि वो तो इनफाइनाइट है, तो 1 2 3 इतना लिख लें और इंटीजर 0 +-1 +-2 इस तरह से लिख लें, पहले 3 4 एलिमेंट सो ऑन, तो फिर यूनियन निकाल लें। नहीं तो आपको जनरल भी पता होना चाहिए कि यूनियन में होता क्या है। जैसे हम ऊपर इंटरसेक्शन निकाला है हमने, इंटरसेक्शन के अंदर छोटा सेट हमेशा जवाब में आता है। यूँ समझ लें कि जो थोड़े एलिमेंट जो कॉमन होते हैं वो जवाब में आते हैं। यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन के अंदर हमेशा बड़ा सेट बनता है। जैसे इन दो सेटों का यूनियन किया था तो 1 से लेकर 10 तक हमने एलिमेंट लिखे थे, वो जोड़ के लिखा था। अब है एन यूनियन सेट, तो अगर लेट करके करना है तो देखें एन को हम लिख सकते हैं 1 2 3 सो ऑन। उसके बाद यूनियन सेट 0 +-1 +-2 सो ऑन। ये सो ऑन मतलब 3 डॉट ज़रूर लगाने क्योंकि दोनों इनफाइनाइट सेट हैं। जेड वाला सेट दोबारा से सो ऑन यूनियन नेचुरल नंबर लिखने हैं तो 1 2 3 सो ऑन। अब यूनियन क्या होगा इन दो सेटों का, वो सोचने वाली बात है। तो देखें इसके अंदर तो पॉजिटिव नंबर हैं, इसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी हैं, साथ साथ नेगेटिव नंबर भी मौजूद हैं इंटीजर के अंदर। तो यूनियन में तो हमने क्या करना, दोनों सेटों को जोड़ना होता था एक तरतीब के साथ, यानी जो दोनों सेटों के अंदर किसी में भी एलिमेंट आ गया वो लिखा तो ज़रूर जाना है, चाहे वो किसी एक के अंदर भी क्यों ना हो, वो यूनियन के अंदर तो ज़रूर आता है। तो हमारा जवाब क्या होगा, 0। उसके बाद इसमें +1 भी मौजूद है और इसमें साथ में -1 भी मौजूद है। तो 0 +-1 दोनों नंबर ही यूनियन के अंदर आएंगे। 1 तो है ही था यहाँ पे, लेकिन 1 तो इसके अंदर भी था। -1 इसके अंदर नहीं है, लेकिन हम यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन के अंदर किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट आ जाए तो वो लिखा ज़रूर जाता है। तो नेगेटिव नंबर भी अब लिखे ज़रूर जाएंगे, +-2 सो ऑन। ये इस तरह से चलते रहेंगे। अब देखें ये कौन सा सेट बन रहा है। दूसरी साइड को भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी वही होगा, 0, उसके बाद ये +1, उसके बाद -1 भी मौजूद है, वो भी लिखा जाएगा। उसके बाद +2 दोनों के अंदर मौजूद था लेकिन लिखा एक दफ़ा ही जाना है। उसके बाद माइनस भी मौजूद है तो माइनस भी लगा देते हैं, सो ऑन चलते ही रहेंगे। तो दोनों सेट की तरफ से एक जैसा ही जवाब आया। ये भी इंटीजर वाला सेट है और ये भी इंटीजर वाला ही सेट है, तो आप इसकी जगह पे भी z लिख सकते हैं और इसकी जगह पे भी z लिख सकते हैं, या अगर इतना भी कर देंगे तो ठीक है। अब दोनों साइडों का जवाब इक्वल आ गया तो मतलब कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन तो साबित हो चुकी है। इन्हीं दो सेटों को अब कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिहाज से भी करेंगे। अगर इंटरसेक्शन के लिहाज से करना है तो n इंटरसेक्शन z और z इंटरसेक्शन n। सेट वही हैं जो ऊपर लिखे थे, वही दोबारा से लिखने हैं आपने। नेचुरल नंबर हैं तो 1 2 3 सो ऑन चलते रहेंगे। इंटरसेक्शन इंटीजर है तो 0 +-1 +-2 सो ऑन चलते रहेंगे। अब इस साइड पे z है तो z मतलब इंटीजर पहले लिखे जाएंगे। उसके बाद आपके पास इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर हैं तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 सो ऑन वो लिखे जाएंगे। अब इंटरसेक्शन करना है इन्हीं दो सेटों का।
तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, पहले हमने यूनियन किया था तो दोनों साइडों पे इंटीजर जवाब आया था। अब इंटरसेक्शन करके देख लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, तो कॉमन एलिमेंट में ये छोटा सेट जवाब के अंदर आएगा। जैसे कि 1 दोनों के अंदर मौजूद है, 2 दोनों के अंदर मौजूद है, 3 इसके अंदर भी आगे जाके 3 आएगा। मैंने तो 2 लफ़ा लिखे हैं लेकिन चल तो 100 आ नहीं रहा ना। यानी 1 दोनों के अंदर मौजूद होगा, +2 दोनों के अंदर मौजूद है, +3 दोनों के अंदर मौजूद है, सो ऑन। जितने भी पॉजिटिव नंबर है ना वो तो दोनों सेटों के अंदर आएंगे, तो वही कॉमन भी होंगे, दोनों सेटों के अंदर मौजूद होंगे। नेगेटिव नंबर नहीं अब लिख सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर इस सेट के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो हमने तो कॉमन लिखना था, तो कॉमन तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आ सकते हैं, नेगेटिव उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। और ज़ीरो भी नहीं लिख सकते क्योंकि ज़ीरो नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ पे भी वही है, ज़ीरो सेट के अंदर मौजूद नहीं लिख सकते। 1 +1 +2 +3 सारे इसके अंदर हैं, प्लस वाले इधर भी हैं, तो प्लस वाले कॉमन है दोनों के अंदर। तो 1 2 3 सो ऑन। प्लस वाले नंबर आप लिख सकते हैं इंटरसेक्शन के अंदर क्योंकि वो दोनों सेटों के अंदर कॉमन थे। तो 1 2 3 इधर भी आ गया, 1 2 3 इधर भी आ गया। अब कौन सा जवाब बन गया, ये नेचुरल सेट है और ये भी एक नेचुरल सेट है। तो नेचुरल सेट इक्वल टू नेचुरल सेट, ये हमने कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव कर ली दूसरे पार्ट के लिहाज से। अब आगे इसका थर्ड पार्ट शुरू हो जाता है। उसके अंदर सेट थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, वो ज़रा देखें किस तरह से हैं। इसके बाद यहाँ से थर्ड पार्ट देखें। इसके अंदर ए वाला सेट कुछ इस तरह से है, बी वाला सेट इस तरह से दिया हुआ है। बी के अंदर कह रहा है रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हर किस्म का नंबर है। ए वाले के अंदर रियल नंबर तो हैं लेकिन रियल नंबर आगे उसने कहा किस तरह के हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तो वो ज़ीरो के इक्वल हो सकते हैं या ज़ीरो से बड़े, ग्रेटर दैन यानी ज़ीरो से बड़े रियल नंबर, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर हैं बस। इसके अंदर आप नेगेटिव शामिल नहीं कर सकते, कंडीशन उसने आगे बता दी है। आपने ग्रेटर दैन ज़ीरो नंबर लिखने हैं, या ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े, ज़ीरो से बड़े पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव भी मौजूद हैं, नेगेटिव भी मौजूद हैं। अब हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन निकालनी है, तो ए यूनियन बी इक्वल होना चाहिए बी यूनियन ए के, क्योंकि इसने नाम दिए हैं तो मैंने उसी हिसाब से लिख लिया। अब ए वाला सेट लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स एलिमेंट है आर का और एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। यूनियन बी वाला सेट लिखेंगे जो कि रियल नंबर थे। सेट के ऊपर आप ब्रैकेट ना ही लगाएं तो बेहतर है क्योंकि सेट वो खुद ही आर जो होता है वो एक सेट को ही शो कर रहा होता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाएं। ये सेट बिल्डर फॉर्म है इसलिए इसके ऊपर ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है, लेकिन जब इस तरह के नाम होते हैं जैसे ये एन लिखा था, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गए, रियल नंबर हो गए, ये ब्रैकेट के बगैर ही लिखे जाते हैं। अब बी क्या है, बी पहले लिखना है तो बी रियल नंबर थे वो लिखे, यूनियन लगाया। ए दूसरे नंबर पे ए वाला सेट लिखते हैं। अब मसला ये है कि यहाँ पे रियल नंबर है, रियल नंबर बहुत ज़्यादा है, प्लस वाले माइनस वाले, और आप उसको सो ऑन लगा के भी नहीं लिख सकते। ज़ीरो और वन के अंदर भी बेशुमार नंबर होते हैं, तो आप इस तरह नहीं इसको लिख सकते 0 1 2 3 सो ऑन रियल नंबर को, या माइनस में इस तरह से पीछे को भी नहीं लिख सकते क्योंकि 0 और 1 के अंदर भी बहुत ज़्यादा नंबर है। 0 और 1 के अंदर 0.5 0.9 0.1 0.001 इस तरह के बेशुमार नंबर जो कि 0 और 1 के अंदर मौजूद हैं। तो आप रियल नंबर को इस तरह नंबरों की फॉर्म में नहीं शो कर सकते, तो आपको डायरेक्ट सोचना पड़ेगा कि ये वाला सेट यूनियन के अंदर आएगा या ये वाला सेट यूनियन के अंदर आएगा। तो देखें यूनियन के अंदर क्या होता है कि दोनों सेटों को जोड़ के लिखना होता है, यानी जो भी एलिमेंट किसी एक सेट के अंदर आ गया पॉजिटिव या नेगेटिव वो लिखा तो ज़रूर जाएगा। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के नंबर मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर मौजूद हैं। उसने कहा था ग्रेटर दैन ज़ीरो, ज़ीरो से बड़े नंबर, अब ज़ीरो से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो जब यूनियन करेंगे तो क्या होगा, आपका जो जवाब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आर के इक्वल होगा। आर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म के नंबर मौजूद हैं और इस सेट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर मौजूद थे। तो यूनियन में याद रखें हमेशा बड़ा सेट जवाब के अंदर आता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सेट बड़ा होगा या सिर्फ पॉजिटिव नंबर वाला। तो जवाब सिंपल सा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जिसके अंदर दोनों किस्म के नंबर होंगे वो बड़ा सेट होगा। तो यूनियन के अंदर बड़ा सेट जवाब के अंदर आता है, इस तरह याद रखने हैं। और फिर सेम तरीका यहाँ पे भी होगा, अगर ये रियल नंबर का सेट बड़ा है और उधर सिर्फ रियल नंबर जो कि सिर्फ उसने कहा था पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए,
तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किस्म के नंबर मौजूद हैं, तो ये बड़ा सेट है। तो यहाँ पे भी जब यूनियन करेंगे तो आर ही जवाब के अंदर आएगा। तो ये दोनों साइडें तो यहाँ से प्रूव हो जाएंगी। अब इसी का कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी या फिर इंटरसेक्शन भी करनी है। उसके अंदर क्या होगा वो देखते हैं। अगर हम कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देखें तो हमें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल लेके आना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन ए के। अब ए वाला सेट लिख लें तो ए वाला सेट आपके पास ये मौजूद है। ये मैंने दोनों सेट लिख लिए, इसके अंदर भी इंटरसेक्शन लगा दिया, इसके अंदर भी इंटरसेक्शन हमने लगा दिया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। यूनियन के अंदर मैंने क्या चीज़ बताई है, बड़ा सेट जवाब के अंदर आएगा, तो इंटरसेक्शन उसका उल्ट होगा। इंटरसेक्शन के अंदर छोटा सेट जवाब के अंदर आएगा। देखना ये दोनों के अंदर छोटा सेट कौन सा है, क्या ये रियल नंबर छोटे थे या ये रियल नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थे वो छोटा सेट था। तो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किस्म के नंबर हैं, तो इसका मतलब ये तो बड़ा सेट बन जाएगा। इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर हैं, तो ये दरअसल छोटा सेट है यहाँ पे। और इंटरसेक्शन के अंदर छोटा सेट ही जवाब के अंदर लिखा जा सकता है, यानी आपका जो जवाब होगा वो इस तरह से होगा। ये आपका जवाब बनता है इस सवाल का। इंटरसेक्शन में क्या जवाब होगा, इंटरसेक्शन में छोटा सेट जवाब के अंदर रहता है, तो ये छोटा सेट है यहाँ पे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर मौजूद है। इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, तो आप इसको नहीं लिख सकते। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं, पॉजिटिव नंबर इसके अंदर भी हैं, पॉजिटिव नंबर इसके अंदर भी हैं, तो पॉजिटिव नंबर ही हमारे पास जवाब के अंदर आएगा। तो ये आपका 4 वाले सवाल के सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और एक चीज़ और है, ये तो मैंने डायरेक्ट इसको हल किया है। अगर आपको नंबरों से इसको हल करना हो, अभी मैंने बताया कि नंबरों में तो लिख नहीं सकते, और ना ही आपने इसको नंबरों में लिखना है। ये सवाल का जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। वैसे समझाने के लिए सिर्फ एक चीज़ बताने लगा हूँ। अगर आप ये जो रियल नंबर हैं, ये जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किस्म के नंबर थे, आप इसको इस तरह से लिख लें। वैसे ये पॉसिबल नहीं है इस तरह लिखना, क्योंकि 0 और 1 के अंदर भी बहुत ज़्यादा नंबर हैं जो कि हमने छोड़ दिए हैं। तो आपने इस तरह लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताने लगा हूँ। उसके बाद इंटरसेक्शन था, और ये रियल नंबर थे जो कि ग्रेटर दैन ज़ीरो थे। ग्रेटर दैन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव रियल नंबर थे। अब इसके अंदर ज़ीरो आएगा, 1 आएगा, 2 3 सो ऑन आएंगे, लेकिन माइनस वाले नंबर नहीं इसके अंदर आएंगे। ग्रेटर दैन ज़ीरो, ज़ीरो से बड़े नंबर वो पॉजिटिव होते हैं। तो इन दोनों सेटों का अगर आप इंटरसेक्शन देखें, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं, तो ज़ीरो दोनों के अंदर मौजूद है, +1 दोनों के अंदर मौजूद है, 2 दोनों के अंदर मौजूद है। तो कौन सा जवाब बन रहा है, दरअसल आपका यही जवाब दोबारा बनता जा रहा है। और ये कौन से नंबर हैं, 0 1 2 3, ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो यही देखें हमने इंटरसेक्शन के अंदर भी लिखा था कि जब इन दोनों सेटों का आप इंटरसेक्शन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वाले नंबरों का और सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबरों का, तो जब कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही दरअसल दोनों के अंदर कॉमन होंगे। तो जवाब क्या होगा, जो पॉजिटिव नंबर वाला सेट होगा जो हमारे पास ये मौजूद था। तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर आप वही तरीका देखें जो कि जर्नल तरीका है। सेट को देख के ही समझ आ जानी चाहिए कि वो किस तरह से हल होगा, उसका यूनियन कैसे आएगा, उसका इंटरसेक्शन किस तरह से आएगा। उसके बाद ये 5वां सवाल मौजूद है, उसके अंदर ये 3 सेट दिए गए हैं। यूनिवर्सल सेट है, ए वाला सेट, बी वाला सेट है, और कह रहा है वेरीफाई करो डी मार्गन्स लॉ और ड्रा वैन डायग्राम। डी मार्गन लॉ साबित करो और वैन डायग्राम भी बनाओ। तो याद रखें डी मार्गन लॉ होते हैं दो। एक आपका डी मार्गन लॉ है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। एक डी मार्गन लॉ ये है। और सेकंड वाला डी मार्गन लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। ये दो डी मार्गन लॉज हैं, ये ज़बानी याद रखने हैं, ये सवाल के अंदर लिखे हुए नहीं आएंगे।
याद किस तरह रखना है, अगर ए और बी के अंदर यूनियन हो और उसका कम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होता है, वो जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और जो कम्प्लीमेंट होता है वो दोनों सेट के ऊपर अलग-अलग आ जाएगा। और अगर पहले इंटरसेक्शन हुआ तो उसका कम्प्लीमेंट जब लेंगे तो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा और ए और बी दोनों के ऊपर अलग-अलग कम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है। यहाँ टोटल का कम्प्लीमेंट है, इधर अलग-अलग का कम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों को प्रूव करना है हमने, वो ऊपर जो सेट दिए गए उनको यूज़ करके। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले इसको लिखते हैं। हमने प्रूव क्या करना है, यहाँ पे लिख लें टू प्रूव, जो प्रूव करना चाहते हैं हम ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हम प्रूव करना चाहते हैं, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है आपने ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ये कम्प्लीमेंट का साइन होता है। तो कम्प्लीमेंट भी निकालना सीखते हैं, पहले भी 8th क्लास में सीखा होगा। अब यहाँ पे ए यूनियन बी टोटल के ऊपर कम्प्लीमेंट लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपने ए यूनियन बी निकालना है, उसके बाद उसका कम्प्लीमेंट निकाला जा सकता है। तो ए यूनियन बी निकालते हैं। ए वाला सेट जो बुक में दिया हुआ है वो ए बी सी डी जी और एच, यूनियन बी वाला सेट सी डी ई एफ और जे, ये दोनों सेट लिख लेने हैं इस तरह से। अच्छा जी, सबसे पहले यूनियन बी हम निकालने हैं इसमें से। तो देखें यूनियन में क्या करना होता है, दोनों सेटों के एलिमेंट जोड़ के लिखने होते हैं, यानी ए बी सी डी। उसके बाद यहाँ पे ई मौजूद है, ई लिखा, उसके बाद एफ जी एच और यहाँ पे जे मौजूद है। ये यूनियन आ गया दोनों सेट का, पर हमें यूनियन नहीं चाहिए, यूनियन बी का कम्प्लीमेंट चाहिए होता है। तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ये बात याद रखनी है कि जिस भी चीज़ का कम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। यही फार्मूला कम्प्लीमेंट का, हर दफ़ा यूनिवर्सल सेट लिखना है, माइनस लगाना है। ये हर दफ़ा याद रख लें, जब भी कम्प्लीमेंट आएगा तो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, साथ माइनस लगा लेना। अब अगला काम है इसके आगे माइनस करना किस में से है, वो कम्प्लीमेंट के नीचे जितनी भी चीज़ होगी वो सारी की सारी लिख देनी है। कम्प्लीमेंट के नीचे क्या था, कम्प्लीमेंट के नीचे था ए यूनियन बी, तो हमने ए यूनियन बी लिख देना। अब दोबारा इसके ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं लगा देना, ये किसी भी चीज़ में काम करेगा कम्प्लीमेंट का फार्मूला। यूनिवर्सल सेट लिखना करना है, माइनस लगाना करना है, उसके बाद कम्प्लीमेंट के नीचे जितनी चीज़ होगी वो सारी उसके आगे लिख देनी है, माइनस के आगे। वैल्यू पुट करते हैं। यूनिवर्सल सेट जो हमें दिया हुआ है बुक में वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक दिया हुआ है। उसके बाद माइनस है, ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी, जो हमने निकाला था ये वो वाली सारी वैल्यू हैं एच और जे, ये हमने यूनियन निकाला था ए यूनियन बी का, वो लिख लिया। अब माइनस है इन दोनों के अंदर, यहाँ पे जो माइनस था वो लगाना है। माइनस कैसे करते हैं, हाँ इसमें पहले सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं जो दूसरे सेट में ना हो, यानी ए उस सेट में मौजूद है तो ए आप नहीं लिखेंगे, बी मौजूद है नहीं लिखा जाएगा, सी नहीं लिखा जाएगा, यानी इधर से ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढें जो उस सेट के अंदर ना हो। डी भी उधर है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है। आई एक ऐसा एलिमेंट है जो उस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो आपका जवाब आई से ही शुरू होगा। ये होता है डिफरेंस, जे उधर मौजूद है इस वजह से वो भी नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसका जवाब कितना होगा आई। तो ये हमारे पास आ गया यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। इस तरह निकालते हैं, यूँ समझ लें ए से ख़त्म हो जाएगा माइनस होके, बी से माइनस हो जाएगा, सी से माइनस हो जाएगा, डी से सारे माइनस होते जाएंगे। हाँ आई माइनस नहीं हो सकता क्योंकि आई सिर्फ इसमें मौजूद था, आई उस साइड पे है ही नहीं, तो ये माइनस ही नहीं होगा, तो ये ख़त्म नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जवाब के अंदर आ जाएगा। जे आपका यहाँ और यहाँ से कट हो जाएगा दोनों साइडों से, तो आई ही बनता है फिर भी। इस तरह से याद रख लें, अगर इस तरह माइनस याद रहता है तो ये हमने एक साइड सॉल्व कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी सॉल्व कर ली जिसमें यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकालना था। अब दूसरी साइड इसकी है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसकी वेन डायग्राम भी बनानी थी तो वेन डायग्राम भी इसके साथ ही बनाते हैं। वेन डायग्राम डी मॉर्गन लॉ, ये चूँकि सेट चेंज नहीं हो रहे, यही सेट हैं जो कि बार बार यूज़ करने हैं, यू भी वही है, ए भी वही है, बी, तो सर्कल एक जैसे ही बनेंगे।
जितनी भी वेन डायग्राम इस सवाल के अंदर बननी है। अब देखना ये था कि क्या ए और बी के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर कॉमन एलिमेंट है तो फिर सर्कल जुड़े हुए बनेंगे, कॉमन स्पेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें ए मौजूद नहीं था, बी नहीं था, सी लेकिन दोनों के अंदर मौजूद है, डी दोनों के अंदर मौजूद है। तो कॉमन एलिमेंट तो हमारे पास हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब जो दो सर्कल बनाएंगे वो जुड़े हुए बनने चाहिए आपके पास। ए वाला सर्कल बनाया और बी वाला सर्कल, ये कंपास से बनाएं, बेहतर बनेंगे। तो इधर जो मैंने कॉमन स्पेस बनाई है, तो कॉमन जगह पे वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो कि दोनों सेटों के अंदर मौजूद हों। अब यहाँ पे देखें तो ये मैंने ए और बी दोनों सेट लिखे हुए हैं, यहाँ से देख लेते हैं। ये वाला सेट है, ये बी वाला सेट है। तो सी दोनों के अंदर मौजूद है, डी दोनों के अंदर मौजूद है। तो सी और डी आपका यहाँ पे आएगा कॉमन जगह पे। उसके बाद ए वाले एलिमेंट पूरे करने होते हैं। सी डी तो हमने लिख लिया, बाकी ए बी जी एच ये बचा हुआ था। तो ए बी जी और एच ये लिख लिए। सी डी पहले कवर हो जाए, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एच, ये सारा ए वाले सर्कल के अंदर आ चुका है। अब बी वाला सेट देखें, सी और डी ये पहले लिख चुके हैं, इसको दोबारा नहीं लिखना। ई एफ और जे की जगह बची है, तो ई एफ और जे ये तीनों लिख लिए। अब देखें बी वाला सर्कल भी पूरा हो गया, इसके अंदर जितने एलिमेंट वो सारे के सारे बी के अंदर लिख लिए हैं, सी डी ई एफ और जे। अब बात रह जाती है यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट इस पूरे रेक्टेंगल को ही शो करता है। अब जो दोनों सेटों के अंदर एलिमेंट नहीं आए वो फिर बाहर लिखने पड़ेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो ऊपर मौजूद था, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमने, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा यूनिवर्सल सेट है। ए से लेकर जे तक सारे एलिमेंट थे। अब देखें ए आ गया था, बी हो गया, सी डी ई एफ, उसके बाद जी एच आई आर एल। आई अब इन दोनों सेटों के अंदर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे आई तो लिखा जाएगा। उसके बाद जे यहाँ पे आ गया था तो वो नहीं लिखा जाएगा, यानी आई आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर फिर भी आएगा बाहर। अच्छा जी, ये यहाँ पे वेन डायग्राम तो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें शेड कौन कौन सी चीज़ें करनी है, अब इसमें शेड भी करना होता है। जब हम डी मार्गन लॉ की वेन डायग्राम बनाएंगे, बताना भी होता है कि ये जवाब कौन सा हिस्से को शो कर रहा है। तो शेड करने के लिए तीन किस्म की लाइनें होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइनें लगा सकते हैं आप इस तरह से, उसके बाद वर्टिकल लाइंस लगाई जा सकती हैं इस तरह से। तो इन लाइनों की मदद से रीजन शो करने होते हैं। तो वो तरीका एक दफ़ा समझाता हूँ, देखें ज़रा गौर से। आपने देखना ही है कि हमने कितने जवाब निकाले हैं, उन जवाबों को बस शेड करना है, और हर जवाब को अलहदा लाइन से शेड करना होता है। जैसे सबसे पहले हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए यूनियन बी का जवाब निकाला था। तो ये यूनियन बी का ये सारा जवाब है। इस सारे जवाब को देखना है ये किस किस सर्कल के अंदर आ रहा है, और वो वाला हिस्सा शेड कर देना है। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सीधी लाइनें लगा देनी है। अब इसके अंदर देखें एलिमेंट कौन कौन से हैं। ये यूनियन बी के अंदर ए बी सी डी, ए बी यहाँ पे मौजूद है, सी डी यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद ई एफ ये है, जी मौजूद है, एच मौजूद है और जे मौजूद है। यानी ए यूनियन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं वो सारे ए और बी के अंदर मौजूद हैं, और कॉमन हिस्सा सी डी वो भी इसी के अंदर ही आ रहा है, इस सेट के अंदर ही। तो आपने इसको शेड करना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी इस तरह से सीधी लाइनें लगानी है। कॉमन हिस्से के अंदर भी यही लाइनें आएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हमने ए यूनियन बी का जितना जवाब था वो सारा ढूंढ के उसको एक किस्म की लाइन से ही शेड कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये तो एक जवाब था। दूसरा जवाब हमने निकाला था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल निकाला था, वो था आई के इक्वल। अब इसको शेड करना है। अब याद रखना, जब एक जवाब को आपने शेड कर लिया है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो अब दूसरे के जवाब को हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड नहीं करना, अब दूसरे के जवाब को वर्टिकल लाइन से शेड करना है। वर्टिकल लाइन मतलब इस तरह से। अब इसके अंदर देखें एलिमेंट क्या है, सिर्फ आई था। तो आई जो है वो आपका बाहर मौजूद है, वो दोनों सर्कल के अंदर मौजूद नहीं है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ आई वाले को अब शेड करना था। तो ये दूसरा जवाब है, दूसरे जवाब के लिए हम वर्टिकल लाइन यूज़ करेंगे, और ये सिर्फ बाहर रहने चाहिए, ये ए और बी के अंदर नहीं आएंगी लाइंस। ये वर्टिकल लाइंस इस तरह से बस बाहर ही लगेंगी, ये ए और बी के अंदर नहीं आएंगे। ए और बी के अंदर क्योंकि जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हमारे यहाँ पे जवाब के अंदर मौजूद ही नहीं, हमने सिर्फ आई को शेड करना था वर्टिकल लाइन से। तो ये मैंने आई को शेड कर दिया वर्टिकल लाइन से। तो नीचे लिख देंगे, ये जो फाइनल जवाब है हमारा, इसको बस नीचे लिखना होता है।
ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट किससे शो किया जा रहा है? ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट शोज बाय, अब देखें उसका जो जवाब था आई, उसके ऊपर किस किस्म की लाइनें लगी हुई हैं? ये वर्टिकल लाइंस हैं आई के ऊपर, शोज बाय वर्टिकल लाइंस। तो ये आपका एक इसका हिस्सा हल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी हमने सॉल्व की है। अब इसी की राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसका जवाब देखते हैं क्या आता है। ये राइट हैंड साइड है हमारे पास मौजूद है, कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। उसमें था टोटल के ऊपर इंटर कम्प्लीमेंट, तो हमने पहले अंदर वाली चीज़ फाइंड की थी। अब इसके ऊपर लहदा कम्प्लीमेंट है, तो लहदा ही ये सॉल्व होंगे। सबसे पहले ए का कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर से वही चीज़ जो पीछे समझाई है, यूनिवर्सल सेट लिखना, माइनस लगाना है जब भी कम्प्लीमेंट आएगा, और फिर कम्प्लीमेंट के नीचे जितनी चीज़ होगी वो माइनस के आगे लिख देनी है। तो ये u माइनस से फार्मूला बन जाएगा ए कम्प्लीमेंट का। अब यूनिवर्सल सेट लिखते हैं जो बुक में दिया हुआ है, बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक, माइनस ए वाला सेट लिखेंगे। ए वाले सेट के अंदर ए बी सी डी जी एच ये चार एलिमेंट है। हम जब इनका माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो फिर से वही काम, ए से ख़त्म हो जाएगा, बी से ख़त्म, सी भी ख़त्म, डी ई जो कि उस सेट में मौजूद ही नहीं है तो ई तो ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह एफ पी उधर मौजूद नहीं है, एफ पी लिखा जाएगा, जी मौजूद था वो ख़त्म, एच भी ख़त्म, आई उस साइड पे मौजूद नहीं है, आई लिखा, उसके बाद जे मौजूद नहीं है तो जे लिखा। ये ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया। हम निकालते हैं बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट होगा यू माइनस बी। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, माइनस लगा के बी वाला सेट लिखेंगे। अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो देखें ए उधर मौजूद नहीं है तो ए लिखा जाएगा, बी मौजूद नहीं है, उसके बाद सी उधर रहता वो ख़त्म हो गया, डी ख़त्म हो गए, ई भी ख़त्म हो जाएगा, एफ भी, उसके बाद जी, उसके बाद एच लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, जे दोनों सेटों में मौजूद है मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। आसानी के लिए याद रखने, सी से ख़त्म, डी से ख़त्म, ई इस तरह ख़त्म हो जाएगा, एफ इससे ख़त्म हो जाएगा और जे इससे ख़त्म। ये जो बाकी पांच एलिमेंट बचे हैं ये आपका जवाब होंगे, लेकिन ये कट करना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने कट की है। उसके बाद ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन करना था, तो इंटरसेक्शन करके देखते हैं क्या जवाब आता है। ए कम्प्लीमेंट वाला जवाब लिखेंगे जो कि हमने ये निकाला हुआ है। बी कम्प्लीमेंट वाला जवाब लिखते हैं। अब इंटरसेक्शन करना है इन दोनों सेटों का, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। तो देखना दोनों के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, आई दोनों के अंदर मौजूद है, आई लिखा जाएगा, उसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों सेटों के अंदर मौजूद हो, तो इसका जवाब आपके पास आई ही आगे। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, उसके बाद दो आपने सर्कल बनाने हैं जुड़े हुए, क्योंकि ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट मौजूद थे। ए और बी के अंदर अभी जैसे पिछले लेफ्ट साइड के अंदर वेन डायग्राम बनाई है, बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट रखने हैं। मैं बस डायरेक्ट यहाँ पे लिखने लगा हूँ, लेफ्ट साइड में सारी डिटेल से समझा दिया। सी डी दोनों के अंदर मौजूद था इसलिए ये यहाँ पे आएगा कॉमन जगह पे। ए के अंदर ए बी जी और एच आएगा, उसके बाद बी वाला सेट के अंदर आपके पास सी डी मैंने पहले लिख लिया हुआ है, उसके बाद आपके पास ई एफ और जे के लिए जगह बची थी, और आई वाला आप बाहर लिखेंगे। अब सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट का जवाब देखें, तो ए कम्प्लीमेंट का जो जवाब हमने निकाला हुआ है इस सवाल के अंदर वो है ई एफ आई और जे। तो बस इनको शेड करना जिसके अंदर ई एफ आई और जे होगा। तो ई एफ जे तो यहाँ पे मौजूद है, इसको आपने ओरिजेंटल लाइन से शेड कर लिया। अब ये लाइन सिर्फ यहाँ तक रहनी चाहिए, सी डी के ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि सी डी मौजूद ही नहीं है ए कम्प्लीमेंट के अंदर। उसके बाद आई भी मौजूद है कम्प्लीमेंट के अंदर, तो ये हॉरिजेंटल लाइन बाहर भी अब शेड करेंगी आई वाले को भी।
इस तरह से। तो ये आपका ए कम्प्लीमेंट का सारा जवाब शेड हो गया। ए कम्प्लीमेंट के अंदर 4 एलिमेंट थे, ई, एफ, आई और जे। तो इन चारों एलिमेंट्स जहाँ जहाँ मौजूद थे वहाँ पे हमने ओरिजेंटल लाइंस लगा दी। उसके बाद दूसरा जवाब निकाला था बी कम्प्लीमेंट का। बी कम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए, बी, जी, एच और आई। ए, बी, जी, एच सारे यहाँ पे मौजूद हैं, आई बाहिर है। तो दूसरा जवाब है तो उसके लिए वर्टिकल लाइन यूज़ करेंगे। ए, बी, जी, एच के ऊपर वर्टिकल लाइन लगाएंगे, लेकिन ये लाइन सी, डी के ऊपर नहीं आएंगी। सी, डी दोनों सेटों के जवाब के अंदर नहीं था, ना ए कम्प्लीमेंट के अंदर ना बी के कम्प्लीमेंट के अंदर। तो ए, बी, जी, एच तो शेड हो गया वर्टिकल लाइन से। अब आई को भी शेड करना था तो वर्टिकल लाइन से ही यूज़ करेंगे आई के ऊपर भी। तो पहले ओरिजेंटल लाइन लगी हुई है, इसके ऊपर ही आपने वर्टिकल लाइंस भी लगा देनी है, क्योंकि आई वाला ऐसा नंबर है जो कि ए कम्प्लीमेंट के अंदर भी था, बी कम्प्लीमेंट के अंदर भी था। तो बी कम्प्लीमेंट भी शेड कर लिया। बी कम्प्लीमेंट के अंदर 5 एलिमेंट हैं, ए, बी, जी, एच और आई। सब के ऊपर वर्टिकल लाइन लगा दी, पाँचों के ऊपर। अब एक आखिर पे जवाब बचा था, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल था। तो उसका जवाब हमारे पास यहाँ पे देखें तो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वो सिर्फ आई है। अब इसको शेड करना है आई को। तो ज़रा गौर से देखें तो आई के ऊपर कौन सी लाइनें, अब ये शेड तो हो चुका है वो पहले ही। अब आई के ऊपर जो लाइनें आई थी वो हॉरिजेंटल भी थी और वर्टिकल भी थी। हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन जब दोनों लाइनें उसके ऊपर आ गई हैं तो अब वहाँ पे स्केयर बनने शुरू हो गए हैं। तो हमारा जवाब जो तीसरे का था वो तो ऑलरेडी शेड हो चुका है, तो बस लिखना है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट शोज बाय। वो किससे शो किया जा रहा है, वो शो बाय स्केयर्स। तो आपने 2 हॉरिजेंटल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन लगा देनी है। तो ये आपका, ये देखें आई वाला जवाब इस किस्म की लाइनों से ही शो किया जा रहा था। तो ये वेन डायग्राम इसकी भी कंप्लीट बन जाएगी। नीचे आपने लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या प्रूव किया कि यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। ये एक डी मॉर्गन लॉ प्रूव कर लिया हमने। 1 और 2 दोनों साइडों का जवाब हमारे पास एक ही आया था, जो कि 2 वाली का भी आई आया हुआ है, और पीछे जो हमने 1 वाली प्रूव उसका भी आई ही जवाब आया। तो उससे हमें पता चल गया कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। तो ये एक डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये सेकंड डी मॉर्गन लॉ, इसको भी प्रूव करना है। इसकी लेफ़्ट और राइट साइड का जवाब इक्वल लेके आना है। सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखी ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो इसमें टोटल के ऊपर कम्प्लीमेंट है वो निकालना, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन बी का जवाब पता होना चाहिए। तो ये इंटरसेक्शन बी पहले निकालते हैं। ए वाला सेट के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन लगा के बी वाले। अब इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन निकालना, तो कॉमन एलिमेंट देखने हैं दोनों के अंदर क्या था। तो सी और डी है, सी और डी दोनों के अंदर मौजूद है, तो यानी सी और डी इसका जवाब आ जाएगा। और अगर इसका कम्प्लीमेंट निकालें तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है ये कम्प्लीमेंट के नीचे वाली चीज़ को, ए इंटरसेक्शन बी को। तो यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यू दी हुई है वो लिखेंगे। उसके बाद माइनस लगा के इंटरसेक्शन बी हमने निकाला था, सी और डी वो लिखेंगे। अब माइनस करना है तो इस सेट के एलिमेंट जो उसमें ना हो वो लिखने हैं। अब ए भी उधर नहीं है, बी भी नहीं है, तो ये सारे आते जाएंगे। सी है था वो ख़त्म हो गया, डी भी ख़त्म हो गया। उसके बाद ई, एफ, जी, एच, आई और जे ये सारे ही आ जाएंगे। तो ये हमने ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का जवाब निकाल लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, वो किस तरह बनेगी। फिर से वही काम है, 2 सर्कल बनाने हैं, ए और बी, सी और डी। यहाँ पे हमने लिखा हुआ था वेन डायग्राम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हर एक के अंदर, चारों के अंदर सेम बनेंगे। 2 हमने बना ली, ये तीसरी है। अब सी डी लिख लिया, बाकी ए के जो एलिमेंट थे ए, बी, जी, एच और बी के बाकी एलिमेंट ई, एफ और जे, आई बाहर मौजूद है। अब इसके अंदर 2 जवाब हमने निकाले हैं। एक तो ये इंटरसेक्शन बी का निकाला था, उसको पहले शेड करते हैं। इसके अंदर सी डी है, तो सी डी के ऊपर इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। ये सिर्फ सी डी के ऊपर लगेंगी।
उसके ऊपर ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का जवाब था। इसके अंदर जो एलिमेंट है उन सबको वर्टिकल लाइन से शेड करते हैं। ए बी ये मौजूद हैं, उसके बाद ई एफ ये है, जी एच आई बाहिर है और जे बाहिर, यानी सी डी के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं सी डी को छोड़ के। तो हम वर्टिकल लाइन से शेड करते हैं। ए बी जी एच भी आया था, ई एफ जे भी आया था, उसके बाद आई भी इस सेट के अंदर मौजूद है, तो आई को भी वर्टिकल लाइन से ही शेड किया जाएगा। सी डी के ऊपर बस वर्टिकल लाइंस नहीं लगानी। तो देखें इसका जो जवाब आया हमारे पास, ये जो जवाब आया बी ई एफ जी एच, इसका बताना है कि इसको हमने किस लाइन से शेड किया हुआ। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सबको हमने वर्टिकल लाइन से शेड किया था। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट शोज बाय वर्टिकल लाइंस। वो वर्टिकल लाइन से शो किया जा रहा है। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का जो जवाब था वो सारे का सारा जवाब जो था उसके अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो सब के ऊपर वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे जो कि यू माइनस ए है, और यू में से ए माइनस करना है। तो अब ए कम्प्लीमेंट हमने पीछे भी निकाला है, उसको भी कॉपी किया जा सकता है या दोबारा से भी निकाल लेते हैं। यू वाला सेट लिखेंगे, इसके बाद माइनस ए वाला सेट लिखेंगे, तो माइनस करेंगे तो ए ख़त्म हो जाएगा, बी ख़त्म, सी डी से सारी मौजूद हैं। उसके बाद ई उस साइड पे मौजूद नहीं है, ई एफ मौजूद नहीं है, जी एच दोनों ही है। उसके बाद आई मौजूद नहीं है, जे मौजूद नहीं है। तो ये इसका जवाब आ जाएगा। ये वही जवाब है जो पिछले पार्ट के अंदर भी ए कम्प्लीमेंट हमने निकाला था। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट करेंगे, यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे सबसे पहले, माइनस बी वाला सेट। तो बी कम्प्लीमेंट का जो जवाब आएगा, ए उस साइड पे मौजूद नहीं है, बी नहीं है, सी डी है तो वो ख़त्म हो गए, ई एफ भी ख़त्म हो गया। उसके बाद जी मौजूद नहीं है, एच नहीं है उस साइड पे, आई नहीं है, जे है तो वो भी ख़त्म। अब ए कम्प्लीमेंट भी आ चुका है, बी कम्प्लीमेंट भी आ चुका है। अब इन दोनों का यूनियन करना है इस पार्ट में। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट वाला जवाब कॉपी करेंगे जो हमने ये निकाला हुआ है, ई एफ आई और जे, यूनियन बी कम्प्लीमेंट वाला जवाब ए बी जी एच और आई। अब दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स जोड़ के लिखने होते हैं। तो ए, उसके बाद ए के बाद बी आ गया आपके पास, उसके बाद सी डी मौजूद ही नहीं है, ई मौजूद है, एफ जी एच और आई, और साथ में यहाँ पे जे मौजूद है। तो ये जवाब आ रहा है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह लेते हैं। और ये जो जवाब है इसके अंदर ए बी सी डी नहीं है, उसके बाद ई एफ जी एच आई जे बाकी सारे मौजूद हैं सी डी को छोड़ के। और यही वो जवाब था जो हमने ऊपर भी निकाला था पहले पार्ट में, ए बी ई एफ जी एच आई सी डी को छोड़ के बाकी सारे। तो फ्राम 1 एंड 2 ये तो साबित हो जाएगा कि इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। पर इसकी वेन डायग्राम रहती है, पहले वो कंप्लीट करते हैं। चलिए वेन डायग्राम बना लिया मैंने, वैसे ही है बिल्कुल जैसे पिछले 3 पार्ट के अंदर बनाई थी। अब सबसे पहले इसमें शेड क्या क्या करना है। इसके अंदर 3 जवाब आए हुए हैं, ए कम्प्लीमेंट निकाला था, बी कम्प्लीमेंट, उसके बाद उन दोनों का यूनियन निकाला था। तो यहाँ पे सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट जो हमने निकाला हुआ है वो आपके पास आ रहा है ई एफ आई जे। पहले इसको शेड करेंगे। तो ई एफ आई और जे इसको शेड करने के लिए ओरिजेंटल लाइन यूज़ करते हैं। अब आई बाहिर है तो बाहिर ओरिजेंटल लाइंस लगेंगी, क्योंकि आई जो था वो उसके अंदर आ रहा था। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट को शेड करना। बी कम्प्लीमेंट का जो जवाब निकाला है उसके अंदर ए बी जी एच और आई ये 5 एलिमेंट मौजूद हैं। इन पाँचों को वर्टिकल लाइन से शेड करेंगे।
बी कम्प्लीमेंट भी शेड हो गया। उसके बाद जो हमारे पास जवाब था ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का, ए बी ई एफ जी एच आई जे, इसको अब शेड करना रह गया। ए कम्प्लीमेंट हम कर चुके हैं, बी कम्प्लीमेंट को वर्टिकल लाइन से कर चुके हैं, अब ये दोनों का जो यूनियन था इसको शेड करना है। ए बी ई एफ जी एच आई जे, बस सी डी अंदर मौजूद नहीं है, सी डी को छोड़ के बाकी सारा शेड करना है। तो ज़रा गौर से देखें, ये जो वेन डायग्राम बनाई है इसमें सी डी पहले ही हमने छोड़ा हुआ, ये शेड ही नहीं है। तो हम इसके बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो किस किस लाइनों से शो कर रहे हैं वो बस लिखने थे। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट शोज़ बाय, वो किस किस से शो हो रहा है, इसके जो जवाब के अंदर था ए बी भी मौजूद था, उसके अलावा सी डी नहीं था, लेकिन उसके बाद ई एफ भी मौजूद था, जी एच आई जे, ये सारे एलिमेंट मौजूद हैं जो कि मैंने शेड किए हुए हैं। अब इसमें देखें तो ए बी जी एच के ऊपर वर्टिकल लाइंस हैं, ई एफ जे के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है और आई के ऊपर स्केयर्स बन रहे हैं। यानी इसके जो जवाब हैं वो हर एक अलग-अलग लाइन से शो किए जा रहे हैं। तो आपने इनको एक ही लाइन से शो करना था। तो इसके लिए स्लांटिंग लाइंस एक होती हैं, वो ज़रा लिख लेनी है आपने यहाँ पे। अच्छा जी, अब इसको शो करने के लिए वो सिंगल लाइन तो नहीं लग सकती यार, हर एक के ऊपर लहदा-लहदा लाइन है। पिछले तीनों पार्ट के अंदर सिंगल लाइन हमने यूज़ की थी, एक-एक ही लाइन से शो किया जा रहा था जो जवाब था। अब इसके अंदर जो एलिमेंट शेड हो रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल भी थे, वर्टिकल भी थे और ये स्क्वायर वाली फॉर्म के अंदर जो कि बाहर बनते हैं स्क्वायर, आई के ऊपर स्क्वायर बन रहे हैं। तो इसका टोटल जवाब क्या होगा, ये कम्प्लीमेंट यूनियन शोज़ बाय हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस एंड स्क्वायर्स। अब ये तीनों किस्म की लाइनों से जो इसका जवाब है वो शो किया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ई एफ जे आ जाएगा, वर्टिकल लाइन के अंदर ए बी जी एच आ जाएगा और स्क्वायर के अंदर ये जो आई था जो कि बाहर था वो भी आ जाएगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसके जवाब के अंदर मौजूद थे सी डी के अलावा। तो सी डी बस इन लाइनों के अंदर नहीं आएगा। तो ये इसकी वेन डायग्राम भी पूरी हो जाएगी और नीचे एक लाइन लिख देनी है फ्राम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से हमने क्या साबित किया था कि इंटरसेक्शन बी का जो कम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। तो ये सेकंड डी मॉर्गन लॉ भी प्रूव हो जाएगा।